तो निकाय के चुनाव 24 के लिए अलार्मिंग। निकाय चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था, लेकिन इसके नतीजे सभी दलों के लिए अलार्मिंग साबित हुए हैं। नगर निकाय के चुनाव में बीजेपी ने सभी 17 निगमों में मेयर की सीट जीत ली, लेकिन नगर पालिका और नगर पंचायत में बीजेपी को झटका लगा है। वहीं निकाय चुनाव में एसपी के वोट प्रतिशत में तो इजाफा हुआ है, लेकिन एसपी के कोर वोट बैंक में जबरदस्त बिखराव भी देखने को मिला है। मुस्लिम बहुल इलाकों में समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। निकाय चुनाव में बीएसपी का दलित मुस्लिम प्रयोग फेल हो गया है। बीएसपी ने मेयर के लिए 11 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे थे, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। वहीं कांग्रेस को अमेठी और रायबरेली छोड़कर कोई खास फायदा नहीं हुआ है। निकाय से एआईएमआईएम और आप के लिए एक उम्मीद जरूर जगी है। तो सवाल वही कि निकाय में हार, मायावती ने ली क्लास, जयंत का सन्नाटा, अखिलेश को टेंशन, चुनाव पर मंथन, बीजेपी को अमृत, विपक्ष को क्या। शुरू करते हैं डिबेट, लेकिन सबसे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। चौबीस का रण, मिशन 80 पर बीजेपी का प्रण। बीजेपी के खिलाफ तो उत्तर प्रदेश में लगातार सभी दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। अगर अलग अलग सिंबल से होते तो भी उनका एजेंडा केवल मिला जुला ही होता है, लेकिन प्रदेश की जनता का विश्वास मोदी जी के प्रति है। निकाय में मिली हार, मायावती ने ली क्लास। चौबीस का दांव, बीएसपी अकेले लड़ेगी चुनाव। लेकिन निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मशीनरी का दुरुपयोग किया और जहां जहां ईवीएम थी वहां एक तरफा सुपड़ा साफ कर दिया, लेकिन जहां बैलेट से चुनाव हुआ वहां के रिजल्ट भिन्न है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें इंगित करती हैं और बहन जी ने कहा है कि हमें किसी चीज से घबराना नहीं है, हमें डट करके लोकसभा चुनाव की तैयारी में लगना है। हार पर मंथन, अखिलेश को 24 की टेंशन। आदरणीय नीतीश कुमार जी, आदरणीय ममता बनर्जी जी, केसीआर साहब और बहुत सारे दल इसी कोशिश में हैं कि कोई रास्ता निकले और जो दल जहां मजबूत है उस दल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। कौन पड़ेगा भारी, 24 के महायुद्ध की तैयारी। – 2024 में हम मुद्दों की राजनीति पर, बेरोजगारी के सवाल पर, किसानों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर, महिलाओं के सवाल पर लड़ेंगे और भाजपा के तथाकथित मिशन 80 के नारे को ध्वस्त करेंगे। तो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में किसी नाम अब लेने की जरूरत नहीं है, उसको कोई जान नहीं रहा है। बसपा हमसे नीचे ही चली गई है, उसका परिणाम 2022 के चुनाव में ही देखा गया। रही लड़ाई समाजवादी पार्टी की, तो 2022 में हम उनके साथ थे, तो कुछ लड़ाई में थे, लेकिन अब जो परिणाम आ रहे हैं, अभी आप रामपुर का चुनाव देख लीजिए, अभी मिर्जापुर का चुनाव देख लीजिए, अगर ये लड़ाई में होते तो इनको जीत मिलती। ये लड़ाई से वहां भी बाहर हो रहे हैं। और चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम डिबेट करने वाले हैं। हमारे पहले राउंड का सवाल क्या है वो आप जान लीजिए। हमारा पहला सवाल है कि मिशन 80 के लिए बीजेपी का क्या प्लान है, ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे। दूसरे राउंड का हमारा सवाल क्या है वो भी आप जान लीजिए। दूसरे राउंड में हम इस सवाल पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कि मायावती अकेली लड़ेंगी चुनाव, किसे मिलेगा फायदा, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये कहते रहे हैं कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है। हमारे तीसरे राउंड का सवाल क्या है वो आप समझ लीजिए। तीसरे राउंड में हम सवाल करेंगे 2024 में भी चलेगा जयंत अखिलेश का गठबंधन, क्योंकि अभी तक जयंत चौधरी ने चुप्पी साध रखी है। इसके मायने क्या हैं ये भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। आलोक वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। विजय मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नेता हैं बीएसपी के। हमाम वाहिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आलोक वत्स जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। आलोक वर्मा जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा। आज सियासत का समुद्र मंथन था, आप भी बैठक कर रहे थे, समाजवादी पार्टी की भी बैठक चल रही थी और दूसरी तरफ बीएसपी की भी बैठक चल रही थी। लेकिन अगर बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपसे सवाल करें तो सवाल यही कि मिशन 80 को लेकर बीजेपी का फुल प्रूफ प्लान क्या है, आज के मंथन से क्या निकला? देखिए, 2014 से जीतते रहे हैं, तो इसलिए जीतते रहे हैं कि जो सपना उत्तर प्रदेश के लोगों ने देखा है वो सपना हमने पूरा किया है। और 2014 में इसके बाद जो भी इलेक्शन हुआ है, चाहे 2017 का इलेक्शन हुआ हो, जब समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था, जब 2019 का इलेक्शन हुआ हो, जब
समाजवादी पार्टी ने बसपा के साथ गठबंधन किया था, और अभी 2022 में जब बहुत सारे छोटे दल समाजवादी पार्टी के साथ इकट्ठा हुए तब भी हमने शानदार जीत दर्ज की थी। और अभी जिसे हम सेमीफाइनल कहते थे, हमारे साथी सेमीफाइनल कहते थे, निश्चित रूप से सेमीफाइनल था, उसमें भी हमने बता दिया कि हमारा इरादा क्या है और 2024 का नतीजा क्या निकलने वाला है। हम लोगों के साथ खड़े हैं, अपनी बात लोगों के साथ बांटते हैं, लोगों के बीच जाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपनी बात लोगों के बीच में जाकर के रखती है। हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, क्या हम कर पाए, कहाँ हमारे सामने क्या मुश्किल हुई। ये जो कम्युनिकेशन की जो गैपिंग है, ये भारतीय जनता पार्टी के बीच में और जनता के बीच में नहीं है। दूसरे दल क्या करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बाकी साथी हमारे बैठे हुए हैं, वो बताएंगे कि कांग्रेस की दूरी। उनसे पूछेंगे, आलोक वर्मा जी उनसे पूछेंगे, आपके मिशन 80 पर आशंका क्यों, आप वो समझ लीजिए। 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक साथ आते हैं तो आपको 9 सीटों का नुकसान होता है। इसके अलावा मैनपुरी सीट आप कभी जीते नहीं, रायबरेली सीट पर 25 साल से आप जीत दर्ज नहीं कर पाए हैं। इस वजह से सवाल खड़ा हो रहा है कि वो सीटें जिन पर आप कभी नहीं जीते, खासतौर से मैनपुरी और रायबरेली में 25 साल से नहीं जीते, उसको लेकर क्या प्लान है कि हमारा जाए कि आपका मिशन 80 कंप्लीट हो जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से जब हम चुनाव में जाते हैं तो किसी सीट पर जीतते हैं और कभी कभी कुछ सीटें ऐसी रह जाती हैं जहां कुछ कमियां छूट जाती हैं, या फिर स्थानीय इलाकों में कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं कि जहां हम जीत नहीं पाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो 2019 में हम जिन सीटों पर हारे उस पर हमने विश्लेषण किया, वहां हम गए, वहां हमने और ज्यादा मेहनत की, हमारे कार्यकर्ताओं ने और ज्यादा मेहनत की, हमारे नेताओं ने और ज्यादा मेहनत की, और वहां के लोग जिस उम्मीद में हमारे साथ नहीं आए या जो चीजें हमसे छूट गई थी उसे हमने पूरा किया। तो मुझे लगता है कि 2024 जब आएगा, इलेक्शन होगा, चुनाव होगा, तो 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कई उपचुनाव 2019 के बाद हुए और ऐसे इलाके में हुए जिन्हें हमारा गढ़ नहीं माना जाता था, दूसरे लोग उसे अपना गढ़ कहते थे, उस गढ़ को भी हम भेदने में कामयाब रहे। ठीक है भदौरिया जी, 2019 में बीजेपी ने जिसे गढ़ कहा जाता था उसे भी भेद दिया, शायद वो आजमगढ़ और रामपुर का जिक्र करना चाहते होंगे, उपचुनाव में भी बीजेपी की वहां पर जीत हुई है, उस पर भी आप जवाब दीजिएगा। और साथ ही साथ आज जो समाजवादी पार्टी का चिंतन मंथन हुआ है उसमें क्या निष्कर्ष निकला, निकाय चुनाव में मेयर की एक भी सीट नहीं जीत पाए, उसके पीछे क्या कारण रहा, और पालिका और नगर पंचायत में आपका वोट शेयर बढ़ा है, उससे कितनी उम्मीद आप अपने लिए देख पा रहे हैं आगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी बातें कर रही है जैसे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। वो ये भूल गए हैं कि अगर पश्चिम की ही बात कर लें खाली, तो 90 नगर पंचायत अध्यक्षों में से 64 पे हारी है, मात्र 26 पे जीती है, सपना 80 का देख रहे हैं। समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बढ़ता चला जा रहा है, वोट बैंक शेयर, तो फिर आप जीतोगे कहां से? अभी जब विधानसभा चुनाव हुआ था तब भी हम 36% पे पहुंच गए, हमने कम से कम 14 से 15% की जंप मारी। अब हम और जब इतने 14% जंप मारेंगे जिस तरह से हमने जंप मारी आपके नगर पंचायत और नगर पालिका के और जिस तरह का जो चुनाव हुए मेयर के, तो भारतीय जनता पार्टी को अभी इस बात की चिंता नहीं हो रही है, क्योंकि होनी भी नहीं चाहिए। जब आदमी को ऐसा लगता है ना, सपने देखने लगता है, उसको लगता है सब कुछ आसानी से हो रहा है, जनता के मुद्दों पे चूंकि ये बात नहीं करते, इसलिए जनता इनको नकारने के मूड में है और नकार रही है। क्योंकि इन्होंने लोकसभा में जो पहले वादे किए थे, 2019 में जो वादे हुए थे, मैं इनसे पूछना चाहता हूं उसमें कौन से वादा पूरा हुआ है? क्या किसानों की इनकम दोगुनी हो गई? क्या यहाँ रोजगार सबको मिल गया? क्या महंगाई खत्म हो गई? क्या महिला समस्या दूर हो गई? क्या बुलेट ट्रेन आ गई? क्या सभी को यहाँ पे जिस तरह की इन्होंने बोले थे मेडिकल कॉलेज बनने की और यूनिवर्सिटी 10-10 वर्ल्ड क्लास की यूनिवर्सिटी बनने की बात थी, बन गई? तो सवाल यह है कि ये मुद्दों पे चर्चा ही नहीं करना चाहते, इसलिए जनता जानती है कि मुद्दों पे बात नहीं करेंगे, मुद्दों से हट के बात करेंगे, इधर उधर आपको ले जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो मुद्दे हैं जनता के असली मुद्दे उससे ध्यान भटकाने की बात करेंगे। अब 2024 में जब चुनाव होगा तो जनता वोट के माध्यम से इनको भटका देगी। ठीक है अनुराग जी, तब इनके समझ में आएगा कि जनता क्या होती है। मैं इस पर जवाब लूंगा, लेकिन एक बार चर्चा में सभी को शामिल कर लें। विजय मिश्रा, आज बीएसपी ने भी चिंतन मंथन किया और इमरान मसूद को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि जहां जहां ईवीएम से चुनाव हुआ वहां तो बीजेपी जीत गई, जहां जहां बैलेट पेपर से चुनाव हुआ वहां पर बीजेपी को नुकसान हुआ। क्या आज के मंथन में यही निष्कर्ष निकला क्या कि हार का ठीकरा एक बार फिर से ईवीएम पर फोड़ दिया जाए, या किसी और नतीजे पर पहुंचे हैं? आज माननीय बहन जी ने सारे कार्यकर्ताओं की बैठक ली थी, सारे जितने प्रदेश स्तर के और मंडल स्तर के थे, और वहां समीक्षा की गई और ये कहा गया कि बूथ लेवल पे हम लोग फिर से तैयारी करें, मेहनत करें और जहां भी जो कमियां हुई उनको सुधार करें।
अब ये ईवीएम का खेल है नहीं है, ये तो भाई पिछली बार चुनाव हुआ था, हम 2 सीटों पर जीते थे, बैलेट पेपर से हुआ था। और बैलेट पेपर से जो चुनाव जहां हुए हैं, नगर निकाय, नगर पंचायत में या जिला पंचायत में होते हैं, उसमें हम लोगों की सहभागिता अच्छी रहती है। यूपी में तो अधिकतर मतदाता जो 60-65 के ऊपर का है, उसे एक तो आंख की दिक्कत है या उसे वो कम पढ़ा लिखा होता है, उसे कहीं ना कहीं दिक्कत ऐसी होती है। तो ईवीएम का हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो, लेकिन हम तो चाहते हैं विदेशों में ईवीएम हटा दिया गया है, फॉरेन कंट्रीज में ईवीएम हटा दिया गया है, तो भारत में भी हटा के बैलेट पेपर से ही चुनाव किया जाए। मतलब 24 की आपकी तैयारी यही है कि आप ईवीएम हटाने की मांग करेंगे, उसके बाद चुनावी मैदान में उतरेंगे। हमाम वाहिद, देखिए बीजेपी भी चिंतन मंथन कर रही है, समाजवादी पार्टी भी हार के कारणों की समीक्षा कर रही है, और आज बीएसपी ने भी कर ली। मायावती जो कभी चुनाव प्रचार में इस बार निकाय चुनाव में नजर नहीं आई, उन्होंने भी समीक्षा बैठक कर ली है। कांग्रेस पार्टी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही, कोई बैठक चल रही है, कोई चिंतन मंथन हो रहा है, या फिर राम भरोसे हैं 24 के लिए? कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से नगर निगम के चुनाव में मैदान में थी, और चुनाव परिणाम आने के बाद भी हम समीक्षा कर रहे हैं, और हमारा जो सम्मानजनक रिजल्ट भी रहा, 4 नगर निगम पे कांग्रेस पार्टी दूसरी पोजीशन पे आई है, तो ये बहुत बड़ा कांग्रेस के लिए संदेश है। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के लोग, नेतागण, वो अब सपने हसीन जरूर देखे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो सपने दिखाए थे देश की जनता से, उत्तर प्रदेश के नौजवानों से, किसानों से, उन सपनों का क्या हुआ? आज देश की जनता वो चाह रही है कि प्रधानमंत्री ने जो वादे किए थे, नौजवानों को रोजगार देंगे, किसानों की आय दुगना करेंगे, वो एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। और कर्नाटका से शुरुआत हो चुकी, ये 80 की बात कर रहे हैं, मोदी मैजिक की जो ढोल थी वो फट चुकी है। देश जान रहा है, कर्नाटका से संदेश आ रहा है, धीरे धीरे पूरे देश से मोदी जी का जादू खत्म होने वाला है। अच्छा, कर्नाटका की जीत के जश्न में जनता ने, हमाम भाई, कर्नाटका की जीत के जश्न में ये बात याद है या नहीं कि 2019 में अमेठी भी हार गए थे आप लोग, और विधानसभा चुनाव में 7 सीट से 2 सीट पर आ गए हैं, वोट शेयर आपका 3% के आसपास आ गया है। इस बात की चिंता है या इस बात का हर्ष है कि कर्नाटका हम जीत गए हैं? और रही बात निकाय चुनाव की, तो नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, तीनों ही जगहों पर बीएसपी और कांग्रेस का वोट शेयर घटा है, समाजवादी पार्टी, बीजेपी दोनों का बढ़ा है। जिस प्रकार, मैं बताता चलो, जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का दुरुपयोग किया, अधिकारियों का दुरुपयोग किया, आप देखिए कि पहला जो मतगणना हुई इसमें केवल 35% वोटिंग है। तो ये इस बात की ये साबित करता है कि किस प्रकार से सत्ता के पक्ष के लोगों ने डराने का काम किया, वोटर अपने घर से नहीं निकले, उन सब के बावजूद कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती से लड़ेगी। यहाँ निकाय चुनाव था तो डरा दिया, कर्नाटका में विधानसभा चुनाव था तो वहां नहीं डरा पाए, इस वजह से आप जीत गए। ठीक है, कर्नाटका ने नफरत की राजनीति को, विभाजन की राजनीति को नकार दिया, तो निकाय चुनाव में कहीं नहीं नकार दिया, यही तो सवाल किया जा रहा है। बात करेगा, ठीक है, मैं फिर आऊंगा आपके पास। आलोक वत्स जी, भारतीय जनता पार्टी का मिशन 80 को लेकर जो प्लान है, जिस तरीके से बैठ के चल रही हैं, आपको लग रहा है कि मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा? अगर 2019 की हम तस्वीर देखें, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के साथ आ जाने से बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा था, लेकिन सीटें कम हो गई थी, उसे नुकसान हुआ था। हालांकि जब बाद में बीएसपी और समाजवादी पार्टी अलग हो जाती हैं, तो आजमगढ़ भी जीत लेते हैं और रामपुर भी जीत लेते हैं। क्या आपको लग रहा है कि इसी के आधार पर उनकी उम्मीदें बढ़ी हुई हैं कि हमें 80 जीतना है 24 में? देखिए, एक उर्दू में कहावत है, हनहूज दिल्ली दूर अस्त। अभी दिल्ली का तख्त इन सारे पार्टियों से बहुत दूर है, और कर्नाटका के चुनाव ने और हिमाचल के चुनाव ने इस बात को अच्छी तरीके से सिद्ध कर दिया है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो ये दोनों चुनाव वो इतने सक्सेसफुली नहीं जीत पाते। और रही बात उत्तर प्रदेश की, जहां मिशन 80 पर बीजेपी काम कर रही है, तो आप नगर निगम के चुनाव और नगर निकाय के चुनाव ही देख ले। बहन जी थोड़ा बहुत निकली, अखिलेश जी 8 बार गए, उसके मुकाबले योगी जी 30 रैलियां की, और उनके कार्यकर्ताओं ने जमकर काम किया। उसका रिजल्ट आपके सामने है, 100%, 17 में 17 सीट। उसके बाद और भी जगहों पर उन्होंने अच्छी पकड़ बनाई। आजमगढ़ और रामपुर इनसे छीन लिया, जो इनका पुश्तैनी सीट था। अब जो मुसलमानों में ये था कि साहब मुसलमान वोट नहीं करेगा बीजेपी को, अब तो बीजेपी ने मुसलमान कैंडिडेट भी उतारना चालू कर दिया है। नगर निगम के चुनाव, ये नगर निकाय के चुनाव में उन्होंने 8 उम्मीदवार उतारे हैं, और जो कवायद वो कर रहे हैं लगातार जनता से संपर्क का,
उसमें ये लोग मीलों दूर हैं। ये सिर्फ एक पुराना एलपी बजाते हैं। ये तो बीजेपी के लिए कहा भी जाता है कि एक चुनाव खत्म नहीं होता, अगले चुनाव की तैयारी में बीजेपी जुट जाती है। हम अपने दूसरे राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, उसके बाद में आलोक वर्मा जी आपके पास आऊंगा। हमारा दूसरा राउंड ये कि मायावती अकेले लड़ेंगी चुनाव, किसे होगा फायदा? आज बीएसपी प्रमुख मायावती की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि बीएसपी सभी 80 सीटों पर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ेगी। आलोक वर्मा जी कोई नुकसान अपने लिए देख पा रहे हैं या फायदा देख पा रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम है, अगर वो अकेले लड़ती है तो 2014 की तरह समाजवादी पार्टी को नुकसान और आपको फायदा। देखिए, जहां तक पार्टी बात है, हमें इस पर भरोसा नहीं है कि कौन ए टीम है, कौन बी टीम है, कौन सी टीम है, कौन डी टीम है। हमें इस पर भरोसा है कि हम जनता की आकांक्षाओं पर उतर पाए या नहीं उतर पाए। सड़क, पानी, बिजली पर हमने काम किया कि नहीं किया, आम लोगों का जीवन बदला कि नहीं बदला। 2017 के पहले जो उत्तर प्रदेश था, क्या 2017 के बाद उत्तर प्रदेश वैसा बना कि नहीं बना जैसा यहाँ के लोग चाहते हैं और चाहते थे? तो मुझे लगता है कि अगर 2017 के बाद हम उत्तर प्रदेश को बदल पाए हैं, हम जो वादा लेकर के लोगों के बीच गए थे उसे हम पूरा कर पाए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग लगातार हमारे साथ खड़े हैं। आज बहुत सारे तरीके के दावे किए जाते हैं, लेकिन लगातार अगर हम चुनाव जीत रहे हैं, 2014, 17, 19, 22, निकाय चुनाव हो या फिर ग्रामीण चुनाव हो, सभी चुनाव पे अगर हम जीत रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत कहीं वोट प्रतिशत घट रहा हो, कहीं बढ़ रहा हो, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से जीत रही है। तो इसीलिए जीत रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश अपने लिए जो परिवर्तन चाहता था, उत्तर प्रदेश के लोग अपने लिए जो तब्दीली चाहते थे, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करके दिया है, करके दिखाया है। इससे पहले की सरकार किस तरीके से चलती थी? आलोक जी देखिए, लोकसभा के चुनाव में या फिर उपचुनाव में दूसरे दलों के गठबंधन को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते हैं। 2014 में आपकी प्रचंड जीत होती है, लेकिन 2017 में जब गोरखपुर और फूलपुर सीट पर उपचुनाव होता है और वहां दलों का गठबंधन होता है तो आपकी हार हो जाती है। 2019 में हमने बता ही दिया कि जब बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ में आई तो समाजवादी पार्टी को भले कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन वो बीएसपी जो कि 2014 में 0 पर थी, वो 10 सीट पर पहुंच गई। तो आप सिरे से खारिज तो नहीं कर सकते। अगर बीएसपी समाजवादी पार्टी के साथ या किसी और दल के साथ जाती है तो फिर आपको नुकसान होगा। अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया तो आपको फायदा होगा, यही तो कहा जा रहा है। 2019 का जब इलेक्शन था तो उस समय जब गठबंधन हुआ समाजवादी पार्टी का और बसपा का गठबंधन हुआ, तो वो अपने आप में ऐतिहासिक गठबंधन था, इसमें कहीं कोई शक नहीं। दोनों दलों के बीच दूरियां काफी बढ़ चुकी थी और कोई मान नहीं रहा था कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बसपा साथ मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। उनकी अपनी वजह थी, आप अच्छी तरीके से जानते हो, उसे दोहराने की जरूरत नहीं। गठबंधन हुआ और मीडिया के बहुत सारे साथी कह रहे थे कि अब तो जो भारतीय जनता पार्टी है वो दहाई तक तो पहुंच ही नहीं पाएगी, जीत ही नहीं पाएगी, संभव ही नहीं है। जो सारे समीकरण है एक तरफ दिख रहे हैं, मुसलमानों के वोट इधर जाएंगे, फला के वोट उधर जाएंगे, दलितों के वोट इधर आएंगे, यादवों के वोट उधर जाएंगे, ये समीकरण है वो समीकरण। लेकिन क्या हुआ, नतीजा क्या हुआ? समाजवादी पार्टी 5 सीटों में, कुल मिला के जो घर परिवार के जो लोग थे वही जीत पाए। 10 सीटें बसपा को मिली, 15 सीटें, 80 सीटों में 15 सीटें, ऐतिहासिक गठबंधन। पूरी मीडिया में जो चर्चा चल रही थी पूरे उत्तर प्रदेश की, वहां हमारा क्या नतीजा निकल के आया? ठीक है, मुझे लगता है अनुराग जी आप इस पर रिस्पॉन्ड करिएगा, लेकिन साथ ही साथ सवाल यह भी कि देखिए निकाय चुनाव में एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी की एंट्री से जो समाजवादी पार्टी का एम-वाई समीकरण है उसे कुछ हद तक नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बीएसपी की तरफ से साफ संकेत हो गया है कि 2024 में कोई गठबंधन नहीं होगा। 19 में हो गया था, 24 में नहीं करेंगे। देखिए, आपने देखा होगा, अगर दिए में फूंक मारोगे तो बुझ जाएगा, अगरबत्ती नहीं बुझती है। महक जो होती है उसको नहीं बुझाया जा सकता। समाजवादी पार्टी एक महक की तरह है समाज के अंदर में, जो महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ती है, जो रोजगार दिलाने की बात करती है, जो बात करती है विकास, जैसे महक की बात करती है कि समाज के अंदर में विकास होना चाहिए, जो समाजवादी ने किया है। और उत्तर प्रदेश की जनता उस महक को जानती है कि समाजवादी लोग आएंगे तो समाजवादी विकास की राजनीति करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे किसके साथ किसने गठबंधन किया, किसने साथ किसके नहीं किया। हम कहेंगे कि जनता के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन है और जनता के मुद्दों पे समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ती है और आगे भी लड़ेगी। हार जीत अपनी जगह है, कोई बात नहीं। अगर हम एक्सप्रेस वे बनाया और हम हार गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने मेट्रो बनाई, हम हार गए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने लैपटॉप दिया बच्चों को, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ मेडिकल कॉलेज बनाए, हार गए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। हमने 1090 महिला समस्या के लिए बनाया, हार गए, कोई दिक्कत नहीं। 100 डायल हमने बनाया पुलिस सिस्टम मजबूत करने के लिए। हमें हार और जीत की चिंता नहीं होती, हमें चिंता इस बात की होती है कि हम समाज को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं कि नहीं ले जा रहे हैं। समाज में हम जो भविष्य, जो हमारे तरफ जनता देखती है जिस आशा से,
जो हमने वादे किए थे अपने चुनाव में, वादे पूरे किए हमने। जैसे 2012 में हम जीते, आने वाले चुनाव में भी जो हम वादा करते हैं कि हम विकास के रास्ते पे उत्तर प्रदेश को ले जाएंगे, और उत्तर प्रदेश को विकास के रास्ते पे ले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात पे खुश रहती है। चलो हम ठीक है, आप जीत सकते हैं चुनाव, जीत गए, लेकिन जनता सब देखती है, जनता जानती है कि जो आपने जनता के साथ वादा किया था 2019 ठीक है, आप ये कहना चाहते हैं कि वो चुनाव जीत रहे हैं, आप दिल जीत रहे हैं। मुस्लिम वोट अगर आपके हाथ से फिसल जाते हैं तो उसकी चिंता है या नहीं? देखिए, मेरे साथ पूरा उत्तर प्रदेश है, क्योंकि हम विकास की राजनीति करते हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश आपके अपने सांसद ने बगावत कर दी, भदौरिया साहब, बर्क साहब नाराज थे इस बार। मैंने बात नहीं, तो पार्टी में आपसी में बातें कुछ हो गया तो वो तो हर दल में छोटी मोटी बातें उसको लेके बगावत कर दी, ये आपका परसेप्शन है, क्योंकि आपको बनाना आपकी मजबूरी है। वो चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कुछ ऐसी बातें की जाए जिससे माहौल कुछ हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भूल रही है, समाजवादी पार्टी महक है अगरबत्ती की तरह, जो समाज में खुशबू देती है, जो समाज के अंदर में भाईचारा फैलाती है, जो समाज के अंदर में प्रेम भाव सद्भाव फैलाती है। हम बीजेपी की बात नहीं करते। बीजेपी को तो आप जानते ही हो, बीजेपी की राजनीति करती है, क्या किसी से पूछने की जरूरत है? बीजेपी कब विकास की राजनीति करती है? जब बोलती है तो विकास की राजनीति पे कब भारतीय जनता पार्टी बोलती है? आलोक वर्मा, जल्दी से आप रिस्पॉन्स दीजिए अपना। वो कह रहे हैं हम महक फैलाते हैं और आप मुद्दों की राजनीति नहीं करते हैं, आप विभाजन की राजनीति करते हैं। यह है कि जो महक वो फैलाते हैं समाजवादी पार्टी के दफ्तर तक रह जाता है, इन्हीं को पता चलता है कि महक निकल रही है, गंध निकल रही है। अरे जो ये इन्होंने जो उत्तर प्रदेश में 2012 से लेकर 17 के बीच में बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने समाजवादी पार्टी को सत्ता सौंपा था, इसमें कोई शक नहीं। अखिलेश यादव जी नए नए चेहरे थे, उनको लगा कि एक ईमानदार चेहरा होगा, इंजीनियरिंग पढ़ा लिखा एक चेहरा होगा, लेकिन क्या दिया इन्होंने? गायत्री प्रजापति को कौन भूल सकता है? किस तरीके से मुख्यमंत्री निवास के चंद कदम दूर जिस बंगले में रहते थे वहां किस तरीके से खनन का कारोबार चलाते थे, किस तरीके से अवैध कारोबार चलाते थे, किस तरीके से व्यभिचार वहां होता था। क्या कोई भूल सकता है गायत्री प्रजापति को? और गायत्री प्रजापति के ऊपर सपोर्ट किसका था? सबसे बड़ी चीज, उनके ऊपर हाथ किसका था? ऐसे पता नहीं कितने चेहरे समाजवादी पार्टी के समय में थे जो अलग अलग गढ़ संभालते थे। कोई पूर्वांचल का गढ़ संभालता था, कोई इलाहाबाद का गढ़ संभालता था, कोई पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गढ़ संभालता था, और वो करते क्या थे? गढ़ बना करके जनता को लूटने का काम करते थे ना। तो ये जो तीसरे राउंड में भी आगे बढ़ रहे हैं, हमारा तीसरा राउंड यही है कि 2024 में भी क्या जयंत और अखिलेश का गठबंधन चलेगा क्या? इस पर मैं भदौरिया जी से रिएक्शन लूंगा, लेकिन उससे पहले विजय मिश्रा, आपने उंगली उठाई, मैं आपके पास आ रहा हूं। सवाल यह है कि इस बार बीएसपी ने निकाय चुनाव में मेयर सीट पर 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। क्या आपका डीएम समीकरण फेल हो रहा है क्या? एआईएमआईएम की एंट्री से, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी की एंट्री से और समाजवादी पार्टी के करीब चले जाने से आपको लग रहा है कि 24 में आपका समीकरण बिगड़ जाएगा? टिकट दे रही है, राष्ट्रद्रोही हो जाते हैं, हिंदू विरोधी हो जाते हैं। आज भाजपा ने मुसलमान को टिकट देके वो भाईचारे की दोहरी राजनीति क्यों? अगर आपके पास की बात करती है दोहरी राजनीति क्यों? अगर आपके पास मुसलमान है तो आप भाईचारे की बात करते हैं, अगर हमने मुसलमान को टिकट दिया हम राष्ट्रद्रोही हो गए, हिंदू विरोधी हो गए। दूसरी बात, बहुजन समाज ठीक है, चुनाव आते हैं, वोट प्रतिशत हमारा कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन कोई ये नकार दे कि हमारे मतदाता हमसे दूर हो गए, तो ऐसा नहीं है। तो भाजपा की जो करनी और कसनी में ये राजनीति नहीं करते, ये जनता के हित की बात नहीं करते, ये लोकतंत्र पे इनको विश्वास नहीं है, केवल साजिश के तहत काम करते हैं। और साजिश बहुत दिन तक नहीं चलती, साजिश का एक समय निश्चित होता है, क्योंकि ये केवल देश को इस समय बांटने के काम करते हैं। ये मुसलमान को टिकट देते हैं तो इनके लोग कहते हैं भाई हम तो भाईचारा बना रहे हैं। वहीं पे अगर हम लोग दे दिए, आप बार बार आपके चैनल पे होता है हमने 17, 18, 12 मुस्लिम टिकट दे दिया। अरे भाई मुस्लिम टिकट दे दिया तो क्या किया जाए? मुसलमान को क्या बाहर कर दिया जाए? देश से बाहर निकाल दिया जाए मुसलमान को, दलित को देश से बाहर निकाल दिया जाए। आप सवाल समझे नहीं, भाजपा में जो आपने दे दिया उससे किसी को दिक्कत परेशानी का है? भाई आपकी पार्टी का टिकट है, जिसको मन करे आप दीजिए, लेकिन जो सोच कर आपने दिया था कि मुसलमान आपको वोट करेगा वो हुआ नहीं, इस वजह से आपसे सवाल किया गया। हमाम भाई, ठीक है, नहीं मिला आपको वोट, नहीं मिला सर। देखिए आपका वोट शेयर घटा है निगम में भी, पालिका में भी और पंचायत में भी। एक बार जाके एनालिसिस करिएगा, आप डेटा निकालिएगा, आपको समझ में आएगा विजय जी। हमाम भाई, कर्नाटक में देखिए जीत से आपको संजीवनी तो मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चेहरे पर जो उत्साह है वो बता रहा है कि 2024 के लिए आप लोगों को संजीवनी मिली है। लेकिन उत्तर प्रदेश में क्या सबको लामबंद करने की कोशिश करेंगे? क्या जयंत, अखिलेश, राहुल
एक बार फिर से एक मंच पर साथ नजर आएंगे क्या? ऐसी कोई कवायद की जाएगी क्या कि ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत है तो उसकी अगुवाई में चुनाव लड़ा जाए, जिस बात के संकेत अखिलेश यादव ने दिए हैं? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी पहले दिन से सभी दलों को, समान विचारधारा वाले दलों को साथ लेकर चलने को तैयार है। और दूसरी बात, कर्नाटका का जो जनादेश है वो ये तय कर दिया है कि 2024 का जो चुनाव होगा वो जनहित के मुद्दों को लेकर चुनाव होगा। जो वादे प्रधानमंत्री ने किए थे, 9 साल हो गए, 18 करोड़ रोजगार अब तक मिलने चाहिए, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार का वादा किया था, एक भी वादा नहीं पूरा हुआ। आज नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, पहलवान परेशान है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करती है, जनता के मुद्दों को लड़ाई लड़ती है। और जो हमारी विचारधारा है, उस विचारधारा वाले जो भी दल हैं, जो भारत को विकास देखना चाहते हैं, भारत का विकास चाहते हैं, जो वादे कांग्रेस पार्टी करेगी वो वादा पूरा करने के लिए जो भी दल हमारे साथ आएंगे, हम सभी को लेकर चलेंगे। और कर्नाटका ने साफ किया कि लुभावी वादे अब ज्यादा दिन तक चलने वाले नहीं है, क्योंकि मोदी सरकार ने जो भी वादे किए थे, चाहे वो बुलेट ट्रेन चलाने के हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे किसानों की आय दुगना करने की बात हो, चाहे स्मार्ट सिटी बनाने की बात है। अगर आप स्मार्ट सिटी बनाए होते तो आज नगर निगम के चुनाव में मुख्यमंत्री जी स्मार्ट सिटी की बात करते, लेकिन वो कहां, वो तो तमंचे की बात कर रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी का विकास एजेंडा ही नहीं। और आलोक जी जो अहंकार में बोलते हैं कि हमने 2017 जीता, हम 22 जीते, हम 19 जीते, महोदय जनता ने आपको काम करने के लिए चुना था और आप महाराष्ट्र हार गए, आप मध्य प्रदेश हार गए, राजस्थान हार गए, छत्तीसगढ़ हार गए, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आपने महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में तोड़ के सरकार बना ली, विधायकों को खरीद के, आप उसकी चर्चा नहीं करेंगे? कहां है? अगर थोड़ी सी चर्चा आप भी कर लीजिए, थोड़ी सी चर्चा आप भी निकाय चुनाव पर कर लीजिए कि क्यों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की हालत हो गई। क्योंकि कर्नाटका चुनाव लड़ने के दौरान आप ये भी भूल गए कि मिर्जापुर में और स्वार सीट पर उपचुनाव हो रहा है, वहां आपने प्रत्याशी उतारा ही नहीं। देखिए आलोक वत्स जी, कर्नाटका के नतीजों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। और 2019 लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की 25 सीटों पर जीत हुई थी, 28 सीटें वहां पर हैं, 25 पर बीजेपी की जीत हुई थी। पूरे साउथ से सुपड़ा साफ हो गया है बीजेपी का। क्या इसलिए भी जरूरी हो जाता है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कमल खिले? और आपको लग रहा है कि साउथ में जो नुकसान हो रहा है नॉर्थ से उसकी भरपाई हो पाएगी? आलोक वत्स जी, देखिए साउथ में तो आपका फ्रेम टेढ़ा हो गया आलोक जी, पहले उसको सीधा कर लीजिए आप जी। एक मिनट। हाँ, जो कर्नाटका में हुआ है जी, वो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा सेटबैक है बीजेपी के लिए। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे 2024 की और खासकर उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश में अभी समाजवादी पार्टी को हम सुन रहे थे कि विकास की बात कर रहे थे, जनता के हित की बात रहे थे। तो जो इनका समाजवाद मैंने समझा है, उसमें तो इनके परिवार के, जब भी ये पावर में रहे तो इनके परिवार के 33-34 लोग विभिन्न पदों पर काबिज रहे हैं। तो इनका समाजवाद तो परिवार तक ही सीमित हो जाता है। ठीक है, और उसके आलोक बाद जी इस पर रिस्पॉन्ड करिए कि आपका समाजवाद परिवार तक सीमित रह जाता है। इसके अलावा इस बात के भी संकेत दे दीजिए कि जयंत की चुप्पी के क्या मायने निकाले जाएं, या फिर 24 में अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक साथ लड़ेंगे? मुंगेरी लाल की हसीन साहब, वो अपना नहीं देखती है, उसको सत्ता जनता ने दी, उसकी चिंता नहीं है दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है। ऐसे करके हाँ, अरे कुछ हो रहा है, अरे इधर क्या हो रहा है, कुछ हो रहा है, माने दूसरों के यहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसकी चिंता उन्हें ज्यादा रहती है। अरे भैया झांकिए, गरीब के घर में रोटी बन रही है कि नहीं बन रही है, उसके घर में झांकिए, बच्चे की फीस दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है। सही बात है, सभी को झांकना चाहिए। अगर चुनाव में हार होती है तो जनता पर ठीकरा फोड़ने के बजाय, ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने के बजाय अपने भीतर भी झांक कर देखना चाहिए कि हमारी तैयारियों में कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। या फिर दूसरी पार्टी की अगर जीत हो रही है तो उस जीत में अगर जनता की भागीदारी है तो उसको भी सिरे से खारिज नहीं कर देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। महाबहस देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें जारी हैं, आप बने रहना।